प्रथम राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम प्रश्न पत्र का संप्रभुता के प्रकार। मित्रों, संप्रभुता शब्द को विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों से प्रयोग किया गया है और विभिन्न रूपों में प्रयोग किया गया है। इसलिए जब तक हम प्रभुसत्ता के या संप्रभुता के जो प्रचलित प्रकार हैं उनका वर्णन नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम इसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं संप्रभुता के जो प्रचलित प्रकार है, रूप है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता का मतलब उस शासक राजा या संप्रभु से होता है जिसे वास्तविक अधिकार तो नहीं मिले होते, परंतु सरकार का प्रमुख या प्रतीक रूप में अध्यक्ष वही माना जाता है और सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्य जो है उसी के नाम से किए जाते हैं। गेटल के अनुसार यदि हम देखें तो यदि राज्य का प्रधान औपचारिक, रस्मी या नाममात्र का सत्ताधारी है तो वह औपचारिक संप्रभुता कहलाएगी। संवैधानिक अथवा कानूनी रूप में समस्त शक्तियां औपचारिक संप्रभु को प्राप्त होती हैं, परंतु उनका प्रयोग उसके नाम पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जैसे कि इंग्लैंड का सम्राट तथा भारत का राष्ट्रपति जो है वो ऐसे ही औपचारिक संप्रभु है। ब्रिटेन का सम्राट नाममात्र का अध्यक्ष है, यद्यपि सारी नियुक्तियां उसी के नाम से की जाती है, सारे महत्वपूर्ण निर्णय उसके ही माने जाते हैं, जबकि उन शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिमंडल करता है। और भारत में भी यही है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, परंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का राजा राज्य करते हैं, शासन नहीं करते हैं। तो ये था सबसे पहला प्रकार संप्रभुता का, औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। दूसरा है विधितः और यथार्थ संप्रभुता। विधितः और यथार्थ संप्रभुता। विधितः सत्ताधारी उसे कहना चाहिए जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित और न्यायपूर्ण हो। इसके प्रतिकूल यदि उसकी सत्ता केवल शक्ति पर आधारित है तो उसे हम यथार्थ सत्ताधारी कहेंगे। हम इसे और स्पष्ट करें, वास्तविक या यथार्थ संप्रभु लोगों को अपने प्रति भक्ति रखने के लिए बाध्य कर सकता है। जो वास्तविक या यथार्थ संप्रभु है वो लोगों को अपने प्रति भक्ति रखने के लिए बाध्य कर सकता है। कोई एक मंत्री, अधिनायक या सेना का जनरल जब सत्ता हाथ में ले लेता है तो वह यथार्थ संप्रभु होता है। उसे सत्ता हाथ में लेते समय विविधतः संप्रभुता प्राप्त नहीं होती। जैसे कि 1917 में रूस में क्रांति के बाद लेनिन की साम्यवादी सरकार को केवल यथार्थ सत्ताधारी माना गया, क्योंकि उन्होंने सत्ता को प्राप्त किया था, संवैधानिक तरीके से नहीं, जबरदस्ती क्रांति के द्वारा प्राप्त किया था। चीन में साम्यवादी क्रांति के पश्चात वर्षों तक अनेक पश्चिमी देशों ने चांग काई शेक की सरकार को ही वैधानिक संप्रभु माना, जबकि यथार्थतः शासन पर साम्यवादियों का ही प्रभावशाली नियंत्रण रहा। हालांकि जो यथार्थ सत्ताधारी होता है उसको जनता द्वारा मान्यता मिल जाने पर उसे वैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो जाता है, उसे विधितः संप्रभुता भी प्राप्त हो जाती है। जैसा कि चीन और रूस दोनों ही मामलों में ऐसा हुआ कि जब साम्यवादी सरकारें सुदृढ़ हो गई तो उसे वैध सत्ताधारी मान लिया गया। जैसा कि गार्नर ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है कि जो संप्रभु अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा बैठाने में सफल हो जाता है वह कालांतर में जनता द्वारा मान लिए जाने अथवा राज्य के पुनर्गठन के कारण वैध संप्रभु बन जाता है। तो ये है विधितः और यथार्थ संप्रभुता। तीसरा प्रकार है वैधानिक तथा राजनैतिक संप्रभुता। वैधानिक तथा राजनैतिक संप्रभुता एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन करने की जो सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभु कहा जाता है। एक बार पुनः हम समझ लें कि कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन करवाने की जो
सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभु कहा जाता है। वैधानिक संप्रभु वह है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है, जिसे कानून अथवा विधि बनाने का पूर्ण अधिकार हो। ये कानूनी संप्रभु न्यायालय तथा वकीलों का संप्रभु है। न्यायालय केवल वेद संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इनके मतानुसार क्या है, इस विचार के जो विद्वान हैं उनके मतानुसार प्रभुसत्ता या संप्रभुता एक निश्चित और प्रत्यक्ष व्यक्ति समूह में निहित होनी चाहिए और राज्य में जिसे कानून बनाने का अधिकार है उसी को कानून की दृष्टि से संप्रभुताधारी माना जाएगा। तो ये वैधानिक संप्रभुता है। वस्तुतः क्या है, कानून निर्मात्री जो संस्थाएं हैं उनमें वैधानिक संप्रभुता का निवास होता है। आधुनिक लोकप्रिय राज्यों में ये सत्ता संसद में होती है। वो संपूर्ण राज्य के लिए विधि निर्माण करती है, कानून बनाती है और उन कानूनों का पालन संपूर्ण राज्य के निवासियों को करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कानूनी दृष्टि से ब्रिटिश संसद को सर्वशक्तिशाली संस्था कहा जा सकता है। कानूनी सत्ता को प्रभावित करने वाली शक्तियों को ही राजनीतिक सत्ता कहा जाता है। मित्रों, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये संप्रभुता का प्रकार है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। तो वैधानिक संप्रभुता को हम समझ चुके हैं कि जो कानून का जो निर्माण करे और जो उनका पालन कराए, वो जो सर्वोच्च शक्ति जिसके पास है वो एक तरह की वैधानिक या कानूनी संप्रभुता या संप्रभु कहलाता है। तो जैसे कि किसी भी देश में जो संसद है, जैसे हम भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो जो संसद है वो क्या है, वैधानिक संप्रभु है, उसकी वैधानिक संप्रभुता है। अब हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक संप्रभुता। तो कानूनी सत्ता को प्रभावित करने वाली शक्तियों को ही राजनीतिक सत्ता कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीतिक दृष्टि से संप्रभुता उस समूह जनता में निहित है जो कानूनी संप्रभु का मालिक है और जिसके समर्थन से ही कानूनी संप्रभु को उसका स्थान और शक्ति प्राप्त होती है। यानी संसद को यदि हम वैधानिक संप्रभु मानते हैं तो इस वैधानिक संप्रभु के सदस्यों को चुनता कौन है? जनता चुनती है। तो एक तरह से राजनीतिक संप्रभु कौन हुआ? जनता। जैसा कि डायसी कहता है, वकीलों द्वारा मान्य प्रभु सत्ताधारी के अतिरिक्त राज्य में एक अन्य प्रभु सत्ताधारी होता है जिसके आगे कानूनी प्रभु सत्ताधारी हमेशा निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है। कहीं पर वह एक मंत्री हो सकता है, कहीं पर वह एक सम्राट, कहीं पर सेनापति और कहीं पर मतदाता। कभी कभी लोकमत तथा निर्वाचकों की इच्छा को राजनीतिक संप्रभु के नाम से पुकारा जाता है और उसमें जो शक्ति होती है उसे राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। यानी जनता को राजनीतिक संप्रभु और जनता की जो ये निर्वाचन शक्ति है ये राजनीतिक संप्रभुता कहलाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में वैधानिक और राजनीतिक प्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि विधि निर्माण प्रक्रिया में भी जनता की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है। किंतु जो प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधि निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। संसद सदस्य या विधानमंडलों के सदस्य तो वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक विधायिका वैधानिक संप्रभु होती है। उस पर नियंत्रण रखने वाली जनता राजनीतिक संप्रभु कहलाती है। यानी एक तरह से आप संक्षेप में समझें तो जो संसद है या जो विधानमंडल है, जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, वो वैधानिक संप्रभु है और उन पर नियंत्रण करने वाली जनता जो है, मतदाता जो है, वो राजनीतिक संप्रभु है। अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रकार है लोक प्रभुता या लोक संप्रभुता। लोक प्रभुसत्ता से तात्पर्य है जनता की प्रभुसत्ता या जनता की संप्रभुता। लोकतंत्री राज्यों में संप्रभुता अंततः क्या है, जनता में निहित होती है और जनता को सर्वोपरि माना जाता है। जनता शब्द अस्पष्ट है, इसलिए लोक प्रभुसत्ता मतदाताओं या निर्वाचकों में सन्निहित होती है। हम इसे मतदाता कह सकते हैं, निर्वाचक कह सकते हैं। लोक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सिलियो और विलियम नामक जो विचारक हैं उन्होंने किया। गार्डनर ने लिखा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता और यह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित है और वैध रूप से स्थापित मार्गों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित होती है।
यानी जिस देश में चुनाव होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लोक संप्रभुता वहीं पर होती है। जिन देशों में चुनाव ही नहीं होते हैं, वहाँ पर लोक प्रभुता या लोक प्रभुसत्ता या लोक संप्रभुता नहीं पाई जाती है। तो लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में राजाओं के देवी अधिकारों के विरोध में हुआ था। रूसों ने अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता का जोरदार समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति की आग भड़की। फ्रांसीसी क्रांति ने अमेरिकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को समुचित स्थान मिला हुआ है। आज के लोकतांत्रिक युग में लोकप्रिय संप्रभुता को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमने प्रभुसत्ता या संप्रभुता के प्रकार आज पढ़े हैं, क्योंकि विभिन्न नामों से इनको जाना जाता है। तो पहला हमने पढ़ा औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, दूसरा हमने पढ़ा विधितय और यथार्थ संप्रभुता, तीसरा है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता और चौथा प्रकार हमने पढ़ा है लोकप्रिय या लोक प्रभुसत्ता, पॉपुलर सॉवरेनिटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।